नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी और पीएम मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश बीजेपी के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। कई ऐसे मुद्दे, जोशीमठ का मुद्दा है, चारधाम यात्रा का मुद्दा है, उत्तराखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी है। कई बड़े नेताओं से पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली में ही हैं और मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड को किस तरीके की दिशा देनी है, दूसरा कार्यकाल है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का, पुष्कर सिंह धामी का, और ऐसे कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू किया जाना है। कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसा रोड मैप है जिसको कि प्रस्तुत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के मद्देनजर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिसमें ₹1 डालकर 1 बोतल पानी यात्री ले सकेंगे, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। वहीं हरिद्वार में एक नए रेलवे आरक्षित टिकट केंद्र का भी उद्घाटन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। और जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। वहाँ पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है। यहाँ जिस संस्था ने काम किया उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ 24/7 के बेसिस पर एक बंदा जरूर रहेगा। हर आधे घंटे 1 घंटे पर सफाई चलती रहेगी और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को आपने सुना, उनका कहना था कि यहाँ पे स्मार्ट टॉयलेट का उद्घाटन किया गया है, साथ ही साथ वाटर एटीएम की भी शुरुआत कर दी गई है और ये हरिद्वार में जगह जगह पर बनाया गया है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए स्मार्ट टॉयलेट और साथ ही साथ वाटर एटीएम की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। संजय, एक नई पहल वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट चारधाम यात्रियों के लिए।
अभी से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में महज एक हफ्ते से भी कम समय शेष बचा है। इसी को लेकर लगातार ही सरकार प्रयास कर रही है कि जो यात्रा होगी वो दिव्य और भव्य होगी। हालांकि इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हरिद्वार में भी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो कार्य है वो पूरे किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एक स्मार्ट टॉयलेट नगर निगम की ओर से हरिद्वार में बनाया गया है। यहाँ पर एक वाटर टैंक भी लगाया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक स्मार्ट टॉयलेट हरिद्वार में पहली बार बनाया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार जिला अधिकारी वीरेंद्र शंकर पांडे ने इसका उद्घाटन भी किया है। कहा जा सकता है कि चारधाम के अलावा भी हरिद्वार में लगातार हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो पर्व होते हैं और वो आते हैं। यहाँ पर गंगा स्नान भी होते हैं और चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। यही वजह है कि हरिद्वार में लगातार जो पर्यटन अधिकारी है, जिला प्रशासन है, तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया कि एक हफ्ते के अंदर जो तमाम कार्य है, व्यवस्थाएं है, वो पूरी हो जानी चाहिए। रवीश, संजय, ये भी एक अलग प्रयोग देखने को मिल रहा है ना, स्मार्ट टॉयलेट का आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, साथ ही साथ वाटर एटीएम के 1 रुपए का आप सिक्का डालेंगे और वहां से पानी निकलेगा। ये भी यात्रियों की सुविधाओं में एक एड ऑन इससे कह सकते हैं। देखिए, डिजिटल माहौल में जिस तरह से लगातार ही देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बनाने में लगे हैं, उत्तराखंड भी डिजिटल होने जा रहा है। एक के बाद एक डिजिटल सुविधाएं जनता को मिल रही है। तो उसी के तहत यहाँ पर जो स्मार्ट टॉयलेट है वो बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो वाटर टैंक है, यानी वाटर का एक एटीएम लगाया गया है, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालने से आपको पानी मिल जाएगा। कहा जा सकता है कि इन सब चीजों को लेकर लगातार ही विनय शंकर जो पांडे हरिद्वार के जिला अधिकारी है, तमाम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि चारधाम यात्रा प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, जिसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी की जा रही है। हालांकि 15 अप्रैल से पहले जो तमाम व्यवस्था है वो पूरी करनी होगी। रवीश, चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की तरफ से धर्मनगरी हरिद्वार को बहुत जल्द रिंग रोड के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने करोड़ों के बजट से रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद हरिद्वार के लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण में बहादुराबाद टोल प्लाजा से श्यामपुर के बीच निर्माण कार्य शुरू होगा और दूसरे चरण में चंडीघाट चौक से लेकर आरटीओ चौक का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि रिंग रोड निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और बहुत जल्द ही रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगी। रोड कनेक्टिविटी जो होती है किसी भी देश की, जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह गिरी जाती है, क्योंकि व्यापार किसी भी देश का उसी चीज़ पर निर्भर करता है, रोड कनेक्टिविटी कितनी है। रोड कनेक्टिविटी की वजह से, जैसे हरिद्वार आज सिडकुल क्षेत्र की वजह से इतना है, तो हम लोग कभी सोचते थे कि कभी हरिद्वार के अंदर रोड कनेक्टिविटी इतनी मिलेगी, लेकिन आज रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा मिल चुकी है। हम लोग सोचते हैं कि इससे बढ़िया रोड कनेक्टिविटी हो नहीं सकती। रिंग रोड बनने के बाद में सोने पर सुहागा होने की संभावना है और हमें को उम्मीद लग रही है कि इस तरीके से अगर ये कार्य इस तरीके चलते रहे तो आने वाला भविष्य हरिद्वार वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। देखिए, रिंग रोड में तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हमारा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और अब वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मिट्टी की परमिशन NHAI ने हमसे काफ़ी ली है और वहाँ पर वो उसकी डंपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अब उनका जो निर्धारित समय के हिसाब से जो उनका पग चार्ट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही समय के अंतर्गत उस काम को पूरा कर रहे हैं। ये तो आपको पता है कि बहादुराबाद से जो टोल है वहाँ से ये रोड घूम जाएगी, ये रिंग रोड बन रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के बारे में कहा जा रहा है कि एक और चंडीघाट पुल से लेकर और ARTO चौक तक एक जाएगी। तो जब वो बनेगा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलीफ इस शहर को मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के मौके पर हुए दंगों को लेकर न्यूज इंडिया से बातचीत की और कहा कि विपक्षी दल देश का माहौल खराब कर रहे हैं और समाज बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कई जगह दंगे हुए और इसे लेकर के कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, बात करेंगे। सर, जिस तरह से दंगे हुए हैं, अभी मैं देख रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री सासाराम नहीं जा पाए हैं और उन्होंने दूसरी जगह पे अपनी रैली की नवादा में, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। और इसमें सीधे सीधे जो विपक्ष हैं वो सब एकजुट होकर के वहाँ की सरकारें भी भाजपा पर आरोप लगा रही कि साहब दंगे 2024 के चुनाव को देखते हुए ये करा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये विपक्ष ने कभी अच्छी बात बोली आज तक और उनके पास इन सारी बातों को बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं।
मुझे लगता है कि यदि गवर्नमेंट की वो अच्छी से समालोचना करती तो मुझे खुशी होती, लेकिन वो तो समाज को बांटने की बात करते हैं। कांग्रेस ने कभी समाज को इकट्ठा और एकता और सौहार्दता की बात की है क्या? यदि ये सौहार्दता की और एकता की बात करती तो आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। और इसलिए भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अगुवाई में चल रही है, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप में ऐसे जो लोग हों जो समाज को बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जसवीर सिंह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आपने सुना। बढ़ते हुए आगे खबर रुड़की से है, जहां बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर किसान संगठन सोसाइटी के संस्थापक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जल्द सर्वे कराकर सरकार मुआवजा देगी। गेहूं की फसलें खराब होने से रुड़की क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान हैं। बेमौसम बारिश और ओले से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ऐसे में किसान संगठन के एडवोकेट महक सिंह सैनी ने कहा कि इलाके के हर गांव में पहुंचकर किसानों की समस्याएं प्रशासन को सुननी चाहिए और खेतों में पहुंचकर तेज बारिश और ओलों से हुए नुकसान को देखना चाहिए। और बेमौसम बरसात में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। 6 महीने की मेहनत और उम्मीद किसानों की कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है। किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है, सरकार सब वर्गों को राहत देती है। मैं किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का संस्थापक सदस्य एडवोकेट महक सिंह सैनी उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जो बेमौसम बरसात में किसानों का भारी नुकसान हुआ है, इसमें किसानों को राहत मिलनी चाहिए, राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए और राहत भी पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, ताकि जो वास्तविक नुकसान है उसका आकलन सरकार को वास्तविक तौर पर ही करा के और वास्तविक आकलन के आधार पर ही राहत पैकेज का घोषणा करनी चाहिए और तत्काल उनको राहत मिलनी भी चाहिए। और लक्सर में कश्यप और निषाद संगठन की तरफ से नगर में महर्षि कश्यप का जन्मोत्सव मनाया गया। इस खास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पूर्व विधायक ने दीपक जलाकर महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के आयोजक और कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर कश्यप ने प्रदेश सरकार के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र सांसद डॉक्टर निशंक को सौंपा। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि महर्षि कश्यप एक महापुरुष थे। उन्होंने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की भलाई के लिए काम किया है। हमें पहचान दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो कहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने कमर कस ली है और इसी के तहत तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान की प्रमुख महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि गर्मियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल विभाग के पास 72 पानी के टैंकर हैं, जिससे पेयजल की किल्लत को दूर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि पूरे प्रदेश में कहीं भी पानी की किल्लत होती है तो उसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। देखिए, गर्मियों की पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर हैं और 219 किराए के टैंकर चिन्हित कर लिए गए हैं, जो आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 192 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 346 बसावटें हैबिटेशन चिन्हित की गई हैं, जहां पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम। खबर लक्सर से है, जहां भोगपुर में अवैध खनन की शिकायत पर एक संयुक्त टीम बनाई गई है। साथ ही जिला खनन अधिकारी और उप जिला अधिकारी की अगुवाई में छापेमारी की गई। इस दौरान जांच में 5 स्टोन क्रशर में अवैध उप खनिज भंडारण पाया गया है। टीम के सभी क्रशरों को सीज कर दिया गया है और साथ ही जुर्माने की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दी गई है। बता दें कि जिले में लगातार खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कस्बे सहित कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा की शुरुआत मंगलौर के महामंडलेश्वर मैत्री गिरी जी के आश्रम से की गई, जहां लोगों ने शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे लगे। वहीं इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि भगवा शोभा यात्रा का ये स्वरूप बहुत विशाल था। हर जगह कार्यकर्ताओं पर फूलों की बारिश की जा रही थी। साथ ही प्रखंड अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। इसका उद्देश्य तो मात्र यही है कि हिंदुत्व में जन जागरण करना और अपने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को और कार्यकर्ताओं को जागृत करना
और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करना। और अभी अपनी हनुमान जयंती है, उस निमित्त प्रभु श्री राम जी के चरणों में इस यात्रा को समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी हिंदू भाई बहनों के परिवारों में सुख शांति बनी रहे। तो इसी निमित्त ये एक यात्रा का उद्देश्य रखा गया था और ये यात्रा अपने इस बंगलौर नगर में सफलतापूर्वक सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, देवतुल्य क्षेत्र की जनता के सहयोग से ये सकुशल निकली। सभी का इसमें सहयोग रहा, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और क्षेत्र के सभी युवा साथी। आज मंगलौर प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हिंदू नववर्ष व हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक भगवा बाइक रैली का सफल आयोजन किया गया, जिसमें माननीय संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह मंगलौर की एक ऐतिहासिक रैली रही। मैं श्रवण कुमार, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बंगलौर, आप सभी क्षेत्रवासियों व कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने चारधाम के लिए 10 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऋषिकेश में निर्माणाधीन चारधाम यात्रा ट्रांजिट भवन के निरीक्षण के लिए पहुंचे गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रांजिट कैंप में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सोमेश्वर विधानसभा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक रेखा आर्या शाही देवी मंजिल के दोलघाट क्षेत्र पहुंची। यहां मंत्री रेखा आर्या ने रोड शो कर स्थानीय जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आप सभी क्षेत्रवासियों की है। हमारा शाही देवी मंडल है, जिसमें हमारे ऐसे कई सारी ग्राम सभाएँ थी जहाँ पर लोगों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें हमारी रणकिला ग्राम सभा भी रही, गली बसेरा भी रही, कोयराला भी रही और मचखाली का क्षेत्र भी रहा, गोविंदपुर का क्षेत्र भी रहा, दौलाघाट का क्षेत्र भी रहा। कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद और ऐसे ही वहाँ के लोगों से, आम जनमानस से भी संवाद और आखिरकार उनके क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि के माध्यम से और क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं बनती है वो उनसे चर्चा परिचर्चा करते हुए वहाँ घोषणाएं की गई हैं। और उनकी कुछ मांगे जो कुछ सड़क के संदर्भ में, सड़क भी ऐसा जो कि लिंक मोटे मार्ग के संदर्भ में उनके विषय निकल कर आए। कहीं कहीं पर पेयजल को लेकर भी आए, जिसमें पेयजल की व्यवस्था के लिए बजट तो जारी कर दिया गया, लेकिन टेंडर में पार्टिसिपेट कई लोग नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से कई बार टेंडर लगे हैं। तो उसके भी दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं और निश्चित रूप से जनसंपर्क में लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम सदैव मिलता रहा है, आज भी प्राप्त हुआ है। रुड़की में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। देहरादून नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बारिश के कारण बदहाल हो गई। आलम यह है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सड़क की तरफ से किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा। ये कहना चाहेंगे कि जैसे हालात चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ फिलहाल हम यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वो जगह आप देख सकते हैं कि हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। दावे तो इतने किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब काम की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं और बोर्ड लगा देते हैं अपना कि मैंने ये काम करवा दिया, मैंने वो काम करवा दिया। अब तो ये बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है। हमारी जनता भी ना मालूम, वोट के टाइम तो हमारी जनता ऐसी होती है, खाती है पीती है, लेकिन जब चमचागिरी करती है। अगर जनता एक बार सुधर जाए ना, जनता अपने आप पे आ जाए, क्योंकि जनता की वजह से देश है। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलौर के राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। सभी विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर जनता को अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और विभागों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत कराया।
एक साल पहले शुरुआत की थी माननीय धामी जी ने डबल इंजन सरकार से। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करना, नकल विरोधी कानून करना, भ्रष्टाचार यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारना। उसी के निमित्त हर विधानसभा में बहुत देर से शिविर लग रहे हैं, जिससे कि कोई भी जनता का कोई भी वंचित न रह जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं हर विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे वो बिजली विभाग का हो। कोई गांव ऐसा ना रह जाए जहाँ जिस घर में बिजली ना हो, कोई घर ऐसा ना रह जाए जहाँ नल से पानी ना हो, कोई वृद्ध ऐसा ना रह जाए जिसको पेंशन योजना ना मिले हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको आंगनबाड़ी आशा से पूरा खाने का पदार्थ ना मिले, किसी को आयुष्मान कार्ड ना मिले। वो सारी योजनाएं हमें उतारनी हैं धरातल पर, नीचे स्तर पर। यही इसी निमित्त ये एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, नई एक साल नई मिसाल। मुझे लगता है आम जन जान रहा है एक साल में जिस तरह से उत्तराखंड का विकास हुआ है, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में खाली घोषणाएं नहीं, उन्हें ज़मीन पर उतारा है योजनाओं को। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और एक साल नई मिसाल उन कार्यक्रमों को चरितार्थ करता है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नव प्रभात ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की उपस्थिति में कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर करण महारा ने नव प्रभात का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन का होना आवश्यक है। नव प्रभात जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता के अनुभव का लाभ पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्टी में अनुशासन कायम करने में मिलेगा। देखिए, नवप्रभात जी पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को पूरा प्रदेश जानता है। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका कद जो पार्टी में है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है, और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पे मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़े हैं, और ना ही किसी गुट में कभी उनको देखा गया है। बड़ा नाम है और उनके कार्य की शैली को सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकाल आदरणीय नवप्रभात जी का होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां के बहादुराबाद में नेशनल हाईवे पर देर रात सड़क हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बताते चले कि मेरठ से हरिद्वार की ओर आ रही कार में 4 लोग सवार थे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ओवरटेक करते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते कार का एक अगला टायर फिसल निकलकर काफी दूर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में लगे सेफ्टी बैलून खुलने से कार चालक और साथ में बैठे लोगों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।